हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, अर्थात हिंदी में कहें तो विकासीय जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। यह जो डेवलपमेंट बायोलॉजी जो शब्द है वह एम्ब्रियोलॉजी के समान ही प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी में थोड़ा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक चक्र के माध्यम से इसको ये बताया गया है कि सबसे पहले एक सेल की शुरुआत होती है, उसके बाद में इसमें विभाजन होता है और फाइनली एक बच्चे का जन्म होता है। यह जिसमें एक जाइगोट से लेकर एक बच्चे के जन्म तक का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट तो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसके बारे में हम समझने वाले हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो भी जाइगोट बनता है उसके निर्माण से पहले गैमीट का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद में एम्ब्रियो बनता है। उसके फर्दर डेवलपमेंट के बाद में जो भी फीटस बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में और इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में, इतिहास से मतलब कि एम्ब्रियोलॉजी में किन किन वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा हुआ है के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है। एम्ब्रियोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एम्ब्रियोन, जिसका मतलब होता है अनबॉर्न, यानी जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, जो अभी जन्मा नहीं है, उससे मतलब है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हर ब्रांच की तरह एम्ब्रियोलॉजी भी एक साइंस की ब्रांच है और इसी के भी जिस वैज्ञानिक ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें योगदान दिया है उसके आधार पर इसमें भी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से हम एरिस्टोटल को जानते हैं। अरस्तु नामक वैज्ञानिक को हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब परिभाषा समझते हैं सबसे पहले तो हम कि एम्ब्रियोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। एम्ब्रियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ एनिमल बायोलॉजी। ये एक एनिमल बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है दैट स्टडी द प्री नेटल डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स, जिसमें किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जाइगोट बनने से पहले यानी इनके गैमीट्स का अध्ययन किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सेक्स सेल, जो स्पर्म और जो ओवा है, इनका अध्ययन किया जाएगा। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस, अर्थात एम्ब्रियोलॉजी एनिमल बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें गैमीट सेल का निर्माण का अध्ययन, उनके आपस में संयोग होने से, फ्यूजन होने से फर्टिलाइजेशन का अध्ययन, फर्टिलाइजेशन के बाद में बनने वाले एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का अध्ययन तथा बनने वाले फीटस का अध्ययन किया जाता है। इन सब में ये एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में इन सभी अलग अलग भागों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी फोकस ऑन अर्ली स्टेजेस ऑफ द सेल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी की में जो स्टडी किया जाता है वो यहाँ पर जो तात्पर्य है, सेल के डेवलपमेंट का मतलब है कि एक सिंगल सेल से पहले बनते हैं 2 सेल। इन 2 सेल से, हालांकि ये क्लीवेज के माध्यम से बनते हैं, फिर बनते हैं 4 सेल। तो इस प्रकार से सेल का आगे डेवलपमेंट किस तरह से एक पूरा एम्ब्रियो का निर्माण या पूरे एक फीटस का निर्माण, किसी एक बच्चे का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके अंदर हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसकी कुछ फेज भी है। एम्ब्रियोलॉजी जो होती है इसमें गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं और यह भी 2 प्रकार का होता है। स्पर्म के निर्माण को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवा के निर्माण को oogenesis कहते हैं। बाद में हम इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट में होने वाले सेल डिवीज़न को हम क्लीवेज कहते हैं
तो इसमें क्लीवेज का अध्ययन किया जाता है, ब्लास्टुलेशन फेज आती है, गैस्ट्रुलेशन फेज आती है, ऑर्गेनोजेनेसिस जिसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होता है, तो और फाइनली एक फीटस का निर्माण होता है। लेकिन इससे सिमिलर बिल्कुल समान जो दूसरी जो बायोलॉजी है जिसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, इज़ ए स्टडी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सेल्स इनटू कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम जो सेल किस तरह से आगे प्रोसेस कर रही है एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका अध्ययन किया जाता है। सामान्य मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट बायोलॉजी एक बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर हम एम्ब्रियोलॉजी को एक छोटे से भाग के रूप में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट बायोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस ये पार्ट तो आते ही हैं, साथ ही साथ इसमें मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ते हैं, रीजनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात डेवलपमेंट जब बर्थ हो जाता है, किसी बच्चे का जब बर्थ हो जाता है तो उसके बाद में उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। हम एजिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, टेरेटोजेनेसिस के बारे में भी पढ़ते हैं, कई प्रकार के और भी ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट बायोलॉजी एक ब्रॉड ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी एक इकाई के रूप में, एक ब्रांच के रूप में पढ़ी जाती है। और एम्ब्रियोलॉजी में हमारा फोकस सिर्फ किस तरह से जाइगोट का निर्माण होता है और किस तरह से जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फीटस किस प्रकार से बनता है उसके डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। अब हम कुछ बेसिक जो टर्म है जो जनरली हमारे आम पढ़ते समय हमें काम में आती है, कई बार हमने सुना भी है। एक तो होता है जाइगोट, एक होता है एम्ब्रियो और इसके अलावा एक होता है हमारे पास फीटस। इनमें अंतर क्या होता है? तो जाइगोट क्या है? इनिशियल फेज में जो सिंगल सेल है उसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के बाद में, जाइगोट से आगे बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? मल्टी सेलुलर होता है। अप टू 8 वीक्स तक के जो अंदर की तरफ जो हम कह सकते हैं जाइगोट के डेवलपमेंट में अप टू 8 वीक तक का जो अंदर की तरफ बेबी होता है उसको हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इज़ देयर। इस कंडीशन में यानी 8th वीक में बॉडी पार्ट्स तो फॉर्म हो जाते हैं बट नॉट विजिबल आइडेंटिफाइड इन दिस स्टेज। बस इस कंडीशन में ईजिली हमें वो पार्ट्स आइडेंटिफाइबल नहीं होते, उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। और तीसरा जो टर्म्स है वो है फीटस। फीटस भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन 8th वीक टू जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक के बच्चे को हम फीटस के नाम से जानते हैं। और इसमें बॉडी पार्ट्स जो है वो क्लियरली हमें आसानी से दिखाई पड़ते हैं, हाथ पैर हमें इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, देखो हमारे पास इनिशियली जाइगोट होता है, हालांकि इसमें क्लीवेज हो चुका है। उसके बाद में इसमें आगे फर्दर जो डेवलपमेंट होता है तो इसमें ये एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो के बाद में ये फीटस होता है और जब बच्चे का जब बर्थ हो जाता है तो इन्फेंट कहलाता है। तो हम एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी में जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस की स्टडी करते हैं। तो आई थिंक आपको जाइगोट और एम्ब्रियो और फीटस में अंतर पता चल गया होगा। अब हम एम्ब्रियोलॉजी के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानने का प्रयास करते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में अब हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले महान वैज्ञानिकों में नाम शामिल होता है हिप्पोक्रेटस का। हिप्पोक्रेटस जो बहुत ही पुराने समय एंशिएंट टाइम में इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। दैट गिवन द आइडिया अबाउट द ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ब्रांच के बारे में इन्होंने बताया। इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटस 4 एलिमेंट, एक हमारे पास एयर है, सेकंड हमारे पास फायर है, थर्ड हमारे पास वाटर एंड फोर्थ इज़ द सोइल आर इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। यानी हिप्पोक्रेटस के अनुसार एक एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है उसमें एयर, फायर, वाटर एंड सोइल का कंट्रीब्यूशन होता है। यानी इन 4 एलिमेंट से ह्यूमन एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस थ्योरी को कई बार हम ह्यूमोरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे महान वैज्ञानिक वो है एरिस्टोटल।
राइट ए बुक डी जनरेशन एनिमेलियम ऑन एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी पर इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, डी जनरेशन एनिमेलियम। एरिस्टोटल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। एरिस्टोटल ने प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट पर अध्ययन किया। इन्होंने ये जो रिप्रोडक्शन और इनके फर्दर डेवलपमेंट में ऑक्टोपस जो एक एनिमल है और कटल फिश भी एक एनिमल है यानी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इनका अध्ययन किया। इनके रिप्रोडक्शन और इनके डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है इनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। दिस वाज द फर्स्ट सीक्वेंशियल राइटिंग डेवलपमेंट डन बाय द एरिस्टोटल। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एम्ब्रियो का, किसी भी एनिमल के डेवलपमेंट का ये पहला क्रमबद्ध अध्ययन था। इसलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। द ग्रीक वर्ड एम्ब्रियोन यूज बाय एरिस्टोटल। ग्रीक वर्ड है एम्ब्रियोन, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था एरिस्टोटल में। एरिस्टोटल ने इनका जो प्रयोग किया था वो किया है इन्होंने ट्रीटाइज ऑन एम्ब्रियोलॉजी। ट्रीटाइज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से इनकी बुक थी। इस बुक में सबसे पहले एरिस्टोटल ने एम्ब्रियोन वर्ड का प्रयोग किया। एरिस्टोटल बिलीव दैट एग इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड। अरस्तु मानते थे कि एग जो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिफ्रेंशिएटेड स्टार्ट एंड आफ्टर देन इट्स डेवलपमेंट इन द एडल्ट एम्ब्रियो। इसमें ये एग जो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, लेकिन जैसे ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता है ये डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है और आफ्टर देन इट्स डेवलप इनटू द एडल्ट एम्ब्रियो। और इसका मतलब एडल्ट एम्ब्रियो का मतलब ये एक डेवलप एम्ब्रियो के रूप में बन जाता है। एरिस्टोटल के बाद में कि किस प्रकार से एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, किस तरह से जाइगोट बनता है, इसके लिए दो थ्योरी काफ़ी फेमस रही है जिसको हम थ्योरी ऑफ प्रीफॉर्मेनिज्म या प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। तो हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, नाम से भी हमें पता चल रहा है प्रीफॉर्मेशन थ्योरी यानी पहले से ही एग्जिस्ट फॉर्म में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी गैमीट सेल में हो, अर्थात किसी जर्म कोशिका में या स्पर्म और ओवा के अंदर अगर पहले से ही एम्ब्रियो पहले से ही प्रेजेंट हो, ऐसा मानना था प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के आधार पर। तो प्रीफॉर्मेशन थ्योरी बहुत पुरानी है, जिस समय ठीक से स्पर्म और ओवा के बारे में भी जानकारी ठीक से नहीं थी। साथ ही साथ उस समय माइक्रोस्कोप का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इस कारण से प्रीफॉर्मेशन थ्योरी कई लंबे समय तक एग्जिस्ट में रही। इसलिए तो कहा गया है प्रीफॉर्मेशन थ्योरी द रूट्स ऑफ प्रीफॉर्मेनिज्म आर एंशिएंट। ये बहुत पुराना है, इसका कार्यकाल जो होता है बहुत पुराना होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल ऑफ द एडल्ट एनिमल्स organ system exists in a tiny form in the embryo from the start। ये मानते थे कि जो एडल्ट एनिमल्स हैं इनके ऑर्गन सिस्टम में पहले से ही एक छोटी सी सूक्ष्म फॉर्म में एम्ब्रियो पहले से ही बना हुआ रहता है। दीज आर इनविजिबल। ये जो टाइनी एम्ब्रियो होता है ये इनविजिबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। बिकॉज दे आर सो लिटिल, बहुत ही छोटा मिनिएचर फॉर्म में पाया जाता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होता है, जब परिवर्तन होता है, द ऑर्गन्स आर स्टेबलाइज। तो ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं, स्थायीकरण होता है और उनमें वृद्धि भी होती है, ग्रोथ भी होता है। तो ऐसा भी पहले माना जाता था। दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एम्फिडोकल्स। इसको एम्फिडोकल्स के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, मेलपिगी, हॉलर, बोनेट, स्प्लेंजानी एंड चर्च प्राइस्ट जो थे, चर्च के जो पादरी थे, वो भी इन पर बिलीव करते थे, यानी इस थ्योरी पर सपोर्ट करते थे। जोसेफ ऑफ एरोमेतारी वाज द फर्स्ट ऑथर दैट क्लियर्ड दैट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन चिक एम्ब्रियो बिफोर इंक्यूबेशन। एरोमेतारी के जोसेफ जो थे
ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे राइटर थे जिन्होंने ये क्लियर किया कि चिक में पहले से ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। जब वो इंक्यूबेशन करता है उससे पहले ही उसमें उसका बच्चा रहता है। प्री फॉर्मेशन थ्योरी को वास्तव में किसने दिया था? तो सबसे पहले जेन स्वैमरडम ने 1666 में ऑब्जर्व किया एग्स ऑफ फ्रॉग एंड मेड लाइन डायग्राम। इन्होंने जो फ्रॉग के एग थे इन पर अपना ऑब्जर्वेशन किया और बहुत सारे आरेख चित्र बनाए और बहुत सारे लाइन डायग्राम बनाए और इन्होंने प्री फॉर्मेशन थ्योरी को प्रपोज किया। यानी ये मानते थे कि पहले से ही लाइफ प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? एग में प्रेजेंट होती है। एंड बिलीव द पर्सन नोन एज प्री फॉर्मेनिस्ट। और जो व्यक्ति प्री फॉर्मेशन थ्योरी पर बिलीव करते थे उनको प्री फॉर्मेनिस्ट नाम दिया गया है। स्वैमरडम डिस्कवर्ड दैट ए बटरफ्लाई एग कंटेन्स इट्स लार्वा। स्वैमरडम ये मानते थे, उन्होंने ये डिस्कवर भी किया कि बटरफ्लाई के एग में उसका पहले से ही लार्वा होता है। ही बिलीव दैट ए मिनिएचर एनिमल प्रेजेंट इन द एग्स। वो ऐसा मानते थे कि बटरफ्लाई के एग में पहले से ही उसके लार्वे का टाइनी फॉर्म प्रेजेंट होता है। तो ऐसा हालांकि ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी को हम ट्रूली सेंस में नहीं मान सकते, लेकिन क्योंकि हमारे एक तरह से सिलेबस का पार्ट है या इनिशियली जब एम्ब्रियोलॉजी पर काम हो रहा था तब इन वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत रखे, तो इनके बारे में हमें जानना है। आगे हम पढ़ते हैं एनकेसमेंट थ्योरी के बारे में। प्री फॉर्मेशन थ्योरी ही है जिसके अंतर्गत हम एक स्पेशल केस पढ़ते हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। एनकेसमेंट थ्योरी क्या कहती है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वैमरडम, द फ्रेंच फिलोसोफर जिनका नाम था निकोलस डी मालेब्रांस। निकोलस डी मालेब्रांस पुट फॉरवर्ड द आइडिया इन 1674। इन्होंने कुछ स्वैमरडम की थ्योरी के आधार पर उन्होंने 1674 में ये बताया दैट एम्ब्रियो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज़ ऑल्सो फाउंड इन द एम्ब्रियो। कि कोई भी जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज़ ऑल्सो फाउंड इन द एम्ब्रियो। जो अगली जनरेशन का एम्ब्रियो पहले से ही उपस्थित एम्ब्रियो के अंदर स्थित होता है। एंड एम्ब्रियो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। यानी इनका मतलब ये था कि आज अगर कोई एम्ब्रियो है तो उसमें आगे जितने भी एम्ब्रियो उत्पन्न होंगे उन सब के एम्ब्रियो पहले से ही उसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि एम्ब्रियो में जो पहले से है प्रेजेंट है उसमें अगली जनरेशन का एम्ब्रियो भी प्रेजेंट है, उसमें अगली जनरेशन का भी एम्ब्रियो प्रेजेंट है। यानी सारे एम्ब्रियो एक ही एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो छोटे छोटे रूप में प्रेजेंट है। स्वैमरडम आइडियाज वाज दैट द सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोज inside this type of embryo was already present in the body Adam and Eve। आदम एवं ईव, पहले आदम फर्स्ट मैन माना जाता है और ईव फर्स्ट नारी मानी गई है। इस अर्थ पर सबसे पहले जब जीवन की शुरुआत हुई है तो बाइबल के अनुसार ये माना जाता है कि आदम जो है वो इस धरती पर सबसे पहला नर था और ईव नारी थी। और ऐसा बिलीव किया जाता है कि उस आदम में आज तक जितने भी अर्थ पर जितने भी एम्ब्रियो बने हैं, जितने भी लोग आए हैं धरती पर, उनका पहले से ही मिनिएचर फॉर्म में पहले से ही प्रेजेंट है। ऐसा उनका मानना था, आदम और ईव के अंदर पहले से ही प्रेजेंट था। इन दिस वे ही ऑल्सो बिलीव दैट द व्हेन ऑल ओरिजिनल एम्ब्रियोज वुड बी बोर्न। उनका ये मानना था कि जब जितने भी एम्ब्रियो ओरिजिनल एम्ब्रियो है जब वो जन्म ले लेंगे द ह्यूमन रेस विल सीज और टू एग्जिस्ट। और उसके बाद में जब सारे एम्ब्रियो का जन्म हो जाएगा तो इस धरती पर इंसान जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम 1675 टू एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द थ्योरी ऑफ द प्री फॉर्मेशन वाज कंटिन्यू टू बी एक्सेप्टेड। अराउंड 1675 से लेकर 1800 शताब्दी के अंत तक प्री फॉर्मेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता रहा है। इवन आफ्टर नोइंग अबाउट द फीमेल गैमीट।
यह जान लिया गया कि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट होता है, तभी भी ये विश्वास किया जाता था। इट वाज बिलीव दैट ओनली वन ऑफ देम कंटेन मिनिएचर फॉर्म। यह विश्वास किया जाता था कि उनमें से ही किसी एक में छोटा सा रूप प्रेजेंट होता है। एंड डेवलप स्टार्ट व्हेन दे आर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। और ये विश्वास किया जाता था कि दोनों गैमीट में से किसी एक में ये मिनिएचर फॉर्म पाया जाता है, और जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं यानी गैमीट आपस में जब मिलते हैं तब इनमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उनमें विकास शुरू होता है। इस आधार पर हमारे पास में प्रीफॉर्मेनिस्ट दो टाइप के थे, एक थे ओव्यूलिस्ट और दूसरे थे स्पर्मिस्ट या जिनको एनिमैक्युलिस्ट कहते हैं। ओविस्ट नाम से भी हमें पता चल रहा है ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो कि ये विश्वास करते थे कि मिनिएचर फॉर्म में जो एम्ब्रियो है वो स्पर्म के ओवा के अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूलिस्ट ओवा के अंदर प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द ओपिनियन थ्रो दैट द मिनिएचर फॉर्म आर प्रेजेंट इन द एग इटसेल्फ, यानी एग के अंदर मिनिएचर फॉर्म में पाया जा रहा है एम्ब्रियो, ऐसा माना जाता था। सेमाइनल फ्लूइड के में कोई स्पेशल कोई उसका इंपॉर्टेंस है नहीं। सच फॉलोवर्स ऑफ द प्री फॉर्मेशन थ्योरी आर द ओव्यूलिस्ट, इनको ओव्यूलिस्ट कहा गया या ओविस्ट के नाम से जाना जाता है। मेलपीजी, अल्बर्ट वॉन हेलर, स्प्लेंजानी और चार्ल्स बोनेट ओव्यूलिस्ट थे, यानी वो ये मानते थे कि ओवा में यही मिनिएचर फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन दूसरे ये भी थे जो ये विश्वास करते थे कि नहीं, ओवा का ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, स्पर्म का ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, उनको हम कहते हैं स्पर्मिस्ट या एनिमैक्युलिस्ट कहते हैं। हेम एंड ल्यूवेनहोक ऑब्जर्व स्पर्म फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर ए माइक्रोस्कोप इन 1677। 1677 में हेम और ल्यूवेनहोक ने सबसे पहली जो स्पर्म है उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। ल्यूवेनहोक एंड निकोलस हॉटसेकर बिलीव दैट द प्रीफॉर्म और मिनिएचर ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द स्पर्म हेड। उनका ये मानना था कि मिनिएचर जो जीव है वो स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है, नॉट इन एग, एग में नहीं होता है। और इस छोटे से मिनिएचर ऑर्गेनिज्म को होमनकुलस कहते हैं। इस छोटे से ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में भी, ये जो छोटा सा मिनिएचर फॉर्म में जो दिख रहा है ये होमनकुलस है, या इसको एनिमैक्यूल कहते हैं, या लिटिल मैन भी कई बार इसको नाम दिया गया है। एनिमैक्यूल मीन्स स्पर्मेटोजून। These scientists were called animalculist or spermist. According to them, sperm is like a seed or an egg is like a soil in which the seed is sown. यानी ऐसा माना जाता है कि जो स्पर्म है वो सीड के समान है और एग क्या है, उस सोइल के समान है जिस पर एक सीड को ग्रो करता है। ऐसे ही ओवा के अंदर सीड के फॉर्म में स्पर्म जाता है और वहाँ पर ग्रो करता है। उसके बाद में ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में बहुत सारी डिबेट चलती रही। द डिबेट बिटवीन ओव्यूलिस्ट एंड स्पर्मिस्ट, कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी में ही ये विश्वास किया जा रहा था कि कुछ ओवा के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, ओवा के अंदर मिनिएचर फॉर्म होता है, एम्ब्रियो का छोटा सा रूप पाया जाता है या स्पर्म के अंदर पाया जाता है। ये डिबेट चलती रही। आर कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम बट आफ्टर बोनेट गेव एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन बोनेट ने कुछ एग्जाम्पल बताए जिसमें पार्थेनोजेनेसिस का मतलब सीधा सा सिंपल सा मतलब ये होता है कि बिना निषेचन के जीव का निर्माण होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना पार्थेनोजेनेसिस होता है। और पार्थेनोजेनेसिस जो होगा वो सिर्फ किससे होता है, एग के थ्रू होता है या ओवा के द्वारा ही ऐसा हो पाता है, उसमें स्पर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो बोनेट गेव एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन विच द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, द ओव्यूलिस्ट गेन द अपर हैंड। इस बात से जो ओव्यूलिस्ट थे उनको ज़्यादा बल मिला या उनको समर्थन ज़्यादा मिला, क्योंकि जब पार्थेनोजेनेसिस ओवा से हो रहा है तो ये माना जाता था कि ओवा के अंदर ही ऐसे कोई स्पेसिफिक एम्ब्रियो पहले से ही मिनिएचर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अलावा और भी डिस्प्रूव करने वाले, प्री फॉर्मेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने वाले और भी वैज्ञानिक थे, जिनमें प्रीवोस्ट एंड ड्यूमास का नाम जाना जाता है। प्रीवोस्ट एंड ड्यूमास एक्सपेरिमेंटेड 1824 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऑन द फ्रॉग एम्ब्रियो पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड फाउंड दैट व्हेन द सेमाइनल फ्लूइड इज़ विदाउट स्पर्म। उन्होंने देखा कि जब सेमाइनल फ्लूइड में जब स्पर्म नहीं होता है, इट इज़ नॉट एबल टू फर्टिलाइज द एग, ये एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट देयर इज़ नो एनी टाइनेचर फॉर्म इन द स्पर्म। और ये एक्सपेरिमेंट ये बात बताता है कि
कोई भी छोटी सी जो संरचना होती है वो ना तो स्पर्म में होती है ना ही ओवा में होती है। तो इसका मतलब वो कुछ अलग फॉर्म में पाई जाती है। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी से नाम से हमें पता चल गया कि ये पहले से ही गैमीट के अंदर मिनिएचर फॉर्म में अगर कोई जीव प्रेजेंट है तो उस थ्योरी के बारे में प्री फॉर्मेशन थ्योरी बताता है। लेकिन इस थ्योरी को मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि बाद में जब माइक्रोस्कोप विकास हुआ, कई वैज्ञानिकों का और भी कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद में थ्योरी आई एपीजेनेसिस थ्योरी। एपीजेनेसिस थ्योरी, इस एपीजेनेसिस थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है प्री फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।